हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे फिलहाल खुश होंगे। मैं फिर बोल दूं, बीपीएससी टीआरई 3 का आगाज हो चुका है। बीते रात 11 बजे रात में समथिंग 10:30 से 11 बजे के बीच क्या आया? विज्ञापन आया। किस चीज का भाई? बीपीएससी टीआरई 3 का विज्ञापन आया। यानी आप बीपीएससी के साइट पे जाके देख भी सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहाली नहीं आएगी, पेपरों में आ रहा था, मजाक है, अगस्त में आएगी। अगस्त में आना भी तय है, लेकिन फिलहाल आ चुकी है और ये विज्ञापन है। विज्ञापन को आज हम समझाएंगे, फिर हम बोल देंगे आपके मन में जो भी प्रश्न है, इसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन का जो भी प्रश्न है, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम बात करने वाले हैं आपको कुछ बिंदु पे, जो इससे हम निकाल के लाए हैं, ठीक है? कुछ प्रश्न आपके मन में है जो हम पहले ही लेना चाहेंगे, कुछ प्रश्न आपके मन में है, उसको हम पहले ही लेना चाहेंगे, जिससे कि आपके मन में दुविधा खत्म हो जाए। आपके मन में ये प्रश्न होगा, पहले बताइए हाँ या नहीं? 2-3 प्रश्न आपके मन में, ये प्रश्न आपके मन में होगा, ठीक है? ये देखिए आप, स्क्रीन पर दिखाई देगा, बोलिए, है ना ये प्रश्न आपके मन में? पहला, टीआरई 3 में अनावस द्वारा प्रदत्त डीएलएड बाहर हो गया। ये सही न्यूज़ है। अगर जिनको देखिए दिक्कत तो होगा, दिक्कत का सबब तो है, जिन्होंने भी अनावस से डीएलएड 18 महीने वाला किया है, उनके साथ तो दिक्कत हुआ है। जिस तरीके से बीएड वाले को साथ दिक्कत हुआ, इसमें कोई भी शिक्षक या कोई भी यूट्यूब पे बताने वाले का दोष नहीं होता है। सिस्टम में बैठे हुए सरकार के अंदर काम करने वाले या नेताओं का ये काम होता है कि हम सभी के लिए काम करें, लेकिन हम सबके द्वारा जब बैठाया जाता है, तो वो काम नहीं करते हैं। इसी बीच अनावस के साथ भी धोखा हुआ और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, अदर स्टेट को भी बिल्कुल मौका दिया गया, 100% अदर स्टेट भी भरेंगे। ये कहीं से क्लियर नहीं किया गया कि 2% देंगे या 5% सीट देंगे। यानी अदर स्टेट वाले बैठेंगे और वो किसी भी यानी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो उनका भी अब सिलेक्शन होगा। डोमिसाइल अब नहीं है। तीसरा, सीटेट, जो सीटेट जनवरी का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, जनवरी वाला, तो अपीयरिंग हुए, तो उनका रिज़ल्ट अगर 23 यानी कहे 25 फरवरी से पहले तक अगर पब्लिश हो जाता है, और भगवान से हम दुआ करेंगे कि कम से कम इनका तो पब्लिश हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएँगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आते हैं एसटीईटी वाले, जिन एसटीईटी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होने को है फरवरी में 20-21 को, उनके साथ तो और दिक्कत हो गया, क्योंकि ये आशा में थे कि हम अगस्त वाले में बैठेंगे। बिल्कुल वाजिब-सी बात है, लेकिन सीधे शब्दों में कहा गया कि सीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थियों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। ये न्यूज़ कोई मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ। ये ये नोटिफ़िकेशन में बताया गया, मैं सब पढ़ूँगा। तो आप बने रहिएगा। छठी से 8वीं में योग्यता क्या है? कौन एलिजिबल है? बीटेक, डिप्लोमा, बीकॉम वाले, तो आप बनिएगा। चलिए, कुछ बातें हम पेपरों का भी बता दें। आज के पेपर में क्या दिया है, इस चीज़ को भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए, शिक्षक नियुक्ति फ़ेज़ 3 दोबारा आवेदन पे राशि नहीं होगी वापस। इस चीज़ का पहले आप देख लीजिए क्या पेपर में दिया है। पहले यहाँ देखिए, ये कल का नोटिफ़िकेशन है, आवश्यक सूचनाएँ हैं, जिसमें ये बताया गया है, ये ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएँगे? तो आपको पता है 10 से भरे जाएँगे और ये 23 तक भरे जाएँगे, 23। लेकिन किसी कारणवश आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आपका अंतिम तिथि 25 है। लेकिन आपको 25 याद नहीं रखना है, आपको 20 फरवरी तक ही फॉर्म डाल लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे सब हम बताएँगे। वीडियो लंबा होगा, ठीक है? तो ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा भाई? आवेदन स्टार्ट होगा 10/2/2024 से, यानी आवेदन स्टार्ट होगा 10 फरवरी से। आज हो गया 8, 9 हो गया समथिंग, डेट कितना हो गया? मैं डेट एक बार देख लूँ। 8 हो गया आज, ठीक है? 8 हो गया, 8 हो गया। देखिए एसटीईटी वाले मैं फिर बोल रहा हूँ, या हमारे डीएलएड, बीएड सत्र 22 से 24 वाले, मैं तो खुद चाहता हूँ सभी को मौका मिले, क्यों नहीं मिले भाई? सभी का अधिकार है, सब हमारे बच्चे हैं, सभी हमारे चाहने वाले हैं, बिल्कुल 100% सभी को मौका मिले। लेकिन ये आयोग ही तय करेगा कि मौका दिया जाए या नहीं जाएगा, और आयोग भी डिपेंडेंट है बिहार शिक्षा विभाग पे। तो आप सभी मेल कीजिए शिक्षा विभाग को, पटना जाके उनसे वार्ता कीजिए, तभी होने वाला है। और अंतिम तिथि 25 बोल दिए ना, यहाँ देखिए, यही सारी बातें हैं। अब चलते हैं पेपर पे कुछ क्या दिया है।
तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 10 फरवरी से शुरू हो गए ऑनलाइन आवेदन के तहत जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, फिर भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द रद्द करना चाहते हो, तो वे आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व इसे रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर व ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पूरा कर सकते हैं। पूर्व में किया गया भुगतान वापस नहीं होगा। आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पे बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब समझिए क्या दिया है पेपर में। पेपर में क्या दिया है इस चीज़ को हम समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। पेपर में दिया है मान लीजिए किसी ने बीपीएससी आवेदन आपने कर दिया और कुछ गलतियाँ हो गया तो सुधार का मौका आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपका पैसा भी कट गया, तो सुधार तो कर नहीं सकते हैं, एडिट का ऑप्शन देगा नहीं, तो फिर से आप कर सकते हैं। मान लीजिए उसी मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी मोबाइल नंबर से और उसी ईमेल से सेम ईमेल से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पहला वाला खुद ब खुद रद्द हो जाएगा या रद्द करना पड़ेगा और दूसरा फिर से कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यही आज के पेपरों में बताया गया है। आगे पढ़ लेते हैं भाई। आपके मन में एक प्रश्न ये भी है कि 1 टू 5 में कितना सीट, छठी से 8वीं में कितना सीट, 9वीं से 10वीं में कितना सीट, 11वीं से 12वीं में कितना सीट? बिल्कुल नहीं बताया गया विज्ञापन में अभी तक, लेकिन आज के पेपर में क्या दिया है उसको भी देख लीजिए। रिक्तियाँ बाद में होंगी जारी, यानी कितने सीटों पे बहाली आ गई है, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। देखिए और दूसरे तरफ अटेम्प्ट की बात हो गई है। अभी तक पता है कि 3 बारी मौका बीपीएससी शिक्षक बहाली में दिया जा रहा है। वो भी क्लियर नहीं किया गया कि इसको कैसे काउंट किया जाएगा। यानी हर चीज़ सस्पेंस में है। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी नीतीश बाबू, वो भी सस्पेंस में रखते हैं, कब किधर पता नहीं कहाँ चले जाएँ। तो रिक्तियाँ को सस्पेंस में रखा गया। अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्तियाँ जिलावार आरक्षण रोस्टर प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। अभी नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक यही फलाना ठिकाना है। ठीक है? तो इतना ही जान लीजिए कि अभी आपको विज्ञप्ति तो आया है नोटिफ़िकेशन, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। अच्छा लगा वीडियो? अब बाद बाकी आप पढ़ते गए, समय कम है, प्रैक्टिस सेट आप बना लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10 सभी करंट पब्लिकेशन का है, तो आप टीआरई 1 और टीआरई 2 पे आधारित है, आप समझिएगा। चलिए, अब चलते हैं हम कहाँ भाई? नोटिफ़िकेशन पे। कुछ प्रश्न आपके मन में, ये 17 पेज का नोटिस है, नोटिफ़िकेशन है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपके सारे प्रश्न को हम ले सकें। चलिए, यहाँ दिखाई देगा आपको? चलिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये निकाला गया है। ये जो विज्ञापन है टीआरई 3 का, इसका विज्ञापन संख्या याद कर लीजिएगा। ये हो गया टीआरई 3 का विज्ञापन संख्या, जिस विज्ञापन के तहत टीआरई 3 में आप फॉर्म भरेंगे, यानी 22/2024। आगे देखिए, ये बहाली कहाँ-कहाँ निकला है? तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पे नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवार, यानी सभी भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी के बच्चे सभी भर सकते हैं। यहाँ साफ दे दिया देखिए, भारतीय उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट यानी बीपीएससी bih.nic.in पे है। यानी ये हम कोई मन से नहीं बोल रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर, आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये बहाली कितने पदों पे आएगी? यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5, मध्य विद्यालय यानी 6ठी से 8वीं के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं, विशेष विद्यालय अध्यापक 9वीं से 10वीं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए विषयवार यानी गणित का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है, रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पे प्रदर्शित की जाएगी। यानी अभी नहीं किया गया है, कितने सीटों पे बहाली आ गई है, अभी आप फिलहाल फॉर्म भर लीजिए। यानी क्या पता कम सीट हो, ज़्यादा सीट हो, ये तो बाद की बातें हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हैं यानी अदर स्टेट
भी अलाउड है। अब इसी में ये देखिए आप, चौथा पॉइंट, टीचर स्टेट वाले मुद्दा को लेके आप लोग बोल रहे थे ना कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला सुबह वाले वीडियो में बताएँगे। इस विज्ञापन हेतु दिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन शैक्षणिक हुआ और शैक्षणिक बीएड और डीएलएड योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीबीआई यानी सीटेट जनवरी 2024 जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट अगर चला आया, लास्ट डेट है 25 फरवरी से पहले ऑनलाइन, तो आप सीटेट वाले, जनवरी वाले एलिजिबल हैं और एसटीईटी को तो मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो मौका मिलना चाहिए, 100% देना चाहिए। इनका क्या दोष? अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? टीआरई 1 में भी मौका दिया गया अपीयरिंग को, दे दीजिए ना साहब, दे दीजिए। चलिए आगे देखिए, फिर पढ़ दूँ भाई, यहाँ देखिए, इस बहाली में कौन बैठेंगे? तो पहला भारत के नागरिक हो, समझ गए? चलिए, आगे बढ़े। इसको पढ़ देते हैं, यहाँ देखिए क्या बोला है। शिक्षा विभाग एवं एससी/एसटी कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों के 1 से 5 के लिए सीटेट का पेपर 1 या बीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। जो भी 1 to 5 में बैठना चाह रहे हैं, तो उनको डीएलएड एनआईओएस को बाहर कर दिया गया, वो भी हम बताएँगे। जो रेगुलर डीएलएड है, जो 2 साल वाले हैं, रेगुलर वाले एनआईओएस को छोड़ के, अगर डीएलएड के बाद वो सीटेट का पेपर 1 या बिहार सरकार का बीटेट पेपर 1 है, तो एलिजिबल होंगे। जो भी छठी से 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए सीटेट का पेपर 2 या बिहार सरकार का पेपर 2 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 9वीं 10वीं के लिए 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए, ठीक है? आपको एसटीईटी का पेपर पास होना माँगता है। उसी प्रकार 11वीं से 12वीं के लिए आपको एसटीईटी का पेपर 2 पास होना माँगता है। समझ में आ रहा ना सर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी पढ़ लीजिए भाई। ये देखिए आप वीवीआई शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 दिनांक 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% यानी सीटेट हो या बीटेट हो, आपको कितना नंबर लाना है? मिनिमम 60% यानी 90 नंबर। अदर स्टेट के जो भी हैं, जो सामान्य वर्ग में आएंगे, महिला पुरुष, तो सभी को 90 नंबर चाहिए सीटेट या बीटेट के पेपर 1 या पेपर 2 जो भी। लेकिन बिहार के लिए अलग नियम हो जाएगा, वो हम बताएँगे। और जो भी पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55%। कितना प्रतिशत? 55%। यानी देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो भी ईबीसी में आते हैं या बीसी 2 में आते हैं या महिला हैं, महिला, जनरल महिला, उन सभी को मात्र 82 नंबर चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए। मात्र 82 नंबर। अब अदर स्टेट की महिला मत कहिएगा हमको भी 82 चाहिए, पिछले बार बाहर कर दिया गया, आपको 90 ही चाहिए। ये बिहार के लिए है। जो भी बिहार के हैं, ईबीसी में पुरुष या महिला या बीसी 2 में पुरुष महिला और बिहार की सामान्य महिला के लिए इन सभी को 82 नंबर चाहिए मिनिमम, 81 नहीं 82। अगर 81.5 भी है तो भी 82 माना जाएगा, 81.4 है तो नहीं। चलिए आगे बढ़े। और एक चीज़ और बता दें भैया, ये देखिए, और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50%। तो आप 150 का 50% निकालिएगा तो कितना होगा? 50% का मतलब देखिए 2 जीरो से 2 कट गया, यानी 15 पच्चे 75 मार्क्स चाहिए। इनको भाई जो भी एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या दिव्यांग भाई-बहन हैं, इसमें पुरुष महिला दोनों, उनको मात्र सीटेट में 75 नंबर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सर? चलिए, चलिए। अब 1 to 5 में कौन-कौन शिक्षक बन सकते हैं, इनको देखते हैं। दिखाई देगा आपको? चलिए, वीडियो लंबा होगा, हम फिर बोल रहे हैं, चूँकि समझा रहे हैं आपको। एक वीडियो में सारी समस्याएँ आपके खत्म हो जाएँगे। दिखाई देगा? थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा।
चलिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मूल कोटि यानी 1 से 5वीं के पद पे नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि टीआरई 3 जो बहाली आ गई है, ये 2 विभाग में आ गई है, एक शिक्षा विभाग और एक एससी-एसटी विभाग में आ गई है, 2 विभाग में। तो आप 1 टू 5 के शिक्षक कौन-कौन बन सकते हैं? इनके लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देख रहे हैं सब? चलिए, पहला चीज़ देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। पहला तो ये जान लीजिए 10+2 आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। अभी हम एससी, एसटी, ओबीसी का नहीं बता रहे। फिलहाल इतना जान लीजिए मिनिमम 50% इंटर में होना चाहिए और साथ में अगर जिन्होंने भी डीएलएड किया है, एनआईओएस वाले को फिर बाद में बोलेंगे, डीएलएड 2 साल वाला, एनआईओएस वाले नहीं, तो एलिजिबल है। समझ गए? दूसरा अथवा का मतलब हुआ या, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यानी होना चाहिए कहीं न कहीं। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोलता है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 में 45% होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त हो। तो बोलिएगा सर एक जगह 50% बोल रहा है इंटर में, एक जगह 45%। तो 45% आरक्षण दिया गया जो ईबीसी में आते हैं, बीसी 2 में आते हैं, एससी, एसटी में आते हैं, उनके लिए 45% मिनिमम। और ये जनरल कैटेगरी को इंटर में 50% होना चाहिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, इनको 45% चलेगा। अब ये देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर होना चाहिए तथा 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिन्होंने भी इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएलएड किया है, वो भी मान्य है 1 टू 5 के शिक्षक बनने के लिए। समझ गए ना क्या हम बोल रहे हैं? चलिए, अगला पॉइंट लेते हैं क्या बोल रहा है। 50% अंकों के साथ इंटर होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो विशेष शिक्षा वाले हैं उनमें होना चाहिए। अब चलिए ये भी देख लीजिए भाई, ये लास्ट पॉइंट है वीवीआई। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो तो वो भी एलिजिबल होंगे। यानी जो भी साथी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन अब ये नहीं बोला गया कि बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं बीटेक, बीकॉम या बीसीए, अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने 2 वर्ष वाला डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए। समझ गए? चलिए, अब आगे बढ़े। परंतु में क्या दिया है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी 1 टू 5 के पद पे नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी। मिलेगी भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो भी ईबीसी, बीसी 2, एससी, एसटी या दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनको 5% छूट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 150 का जो एग्ज़ाम होगा, तो 30 नंबर तो भाषा है, बस क्वालीफाइंग है, बचा 120। तो जनरल को कितना लाना है? न्यूनतम उतना तो आना ही चाहिए। उस पे आपको पास नहीं होंगे, न्यूनतम उतना आना चाहिए। तो न्यूनतम में 5% का छूट, जैसे यहाँ आगे बताएँगे, जैसे जनरल है, तो जनरल को 40% लाना है, 40% न्यूनतम लाना है। इसका मतलब हुआ 120 पे लीजिए, 120 का 40% कितना हुआ? 2 जीरो से 2 कट गया, 12 चौके 48। 48 नंबर मिनिमम जो जनरल वाले साथी हैं, उनको लाना होगा एग्ज़ाम में। लेकिन, 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 लेकिन जो भी एससी, एसटी या ईबीसी, बीसी 2 सब में है, उनको 5% की छूट यानी 48, 48 है तो 5 नंबर कम कर दीजिए। आप इस पे ना जाएँ, आप सीधे शब्दों में कहें, आप अच्छे मार्क्स लाएँगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, चूँकि अब मेरिट हाई जाने लगा है। ये आपके लिए नहीं है, इतना ही कहेंगे आपको हम। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजगुल हक
अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट यानी 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। उर्दू वाले साथी समझ गए ना? यानी अगर आपके पास मौलवी की डिग्री है, आलिम की डिग्री है, तो आप एलिजिबल है 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए 1 टू 5 में उर्दू के शिक्षक। या किसी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया हो, बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट किए हो, लेकिन उर्दू आपका इंटर में 50 नंबर का है, तो भी आप एलिजिबल हैं 1 टू 5 में उर्दू के शिक्षक बनने के लिए। या किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने उर्दू में किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो उर्दू वाले साथी जिनका एक प्रश्न था, सर मेरा इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हूँ और उर्दू 50 नंबर का था, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। उर्दू वाले साथी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किया उनका जवाब मिल गया होगा। अब चलिए बांग्ला वाले जो साथी हैं, बांग्ला वाले भी समझ ही गए आप कि आपका इंटरमीडिएट में 50 नंबर का बांग्ला होना चाहिए, तो भी वो 1 टू 5 में बन जाएँगे। चलिए ये सब ज़्यादा नहीं है। अब देखिए मेन पॉइंट भैया, ये वाला नोट में भी आए, लाइन भी कट चुका है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना? लाइन कट गया तो फ़ोटो काला आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए दिखाई देगा, शायद दिखाई देगा होगा। लाइन कट चुका है, चलिए। नोट में देखिए क्या दिया है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इतना दिनांक 7/12 यानी 7 दिसंबर 2023 के आलोक में एनआईओएस एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीना की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी जो भी 18 महीने वाले या जो अपने आप को नहीं मान रहे कि मेरा जो एनआईओएस वाला है वो 18 महीना का था ही नहीं, वो तो 2 साल का था। एक ने कमेंट भी किया 2017 से 19 सेशन में किए हैं सर, 2 साल वाला एनआईओएस का डीएलएड है। बिल्कुल नहीं, सरकार इसको 18 महीना का मान रही है। अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है, तो आपको इतना जान लीजिए मान्य नहीं है, आप बाहर कर दिए गए हैं, इतना ही जानिए आप। वीवीआई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़े। अब आते हैं छठी से 8वीं में कौन-कौन शिक्षक बनेगा, तो इसको भी पढ़ देते हैं भाई। छठी से 8वीं वाले विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि, छठी से 8वीं में कौन एलिजिबल है? मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि, यानी छठी से 8वीं में कौन-कौन कितने, पहले तो ये जान लीजिए, छठी से 8वीं में 3 विषय के शिक्षक बन सकते हैं। या गणित एवं विज्ञान कंबाइंड है। छठी से 8वीं में गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, या सामाजिक विज्ञान के बनेंगे, या भाषा, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का। तो आप किसमें एलिजिबल हैं, वो आगे देखते हैं। अब आइए यहाँ पे भैया, मेन पॉइंट, छठी से 8वीं में शिक्षक कौन-कौन बन सकता है, उसके लिए योग्यता क्या है, इसको पढ़ लीजिए आप। स्नातक, बीटेक वाले डीएलएड जो बीटेक के बाद डीएलएड किए हैं, क्या वो छठी से 8वीं में साइंस के शिक्षक बनेंगे कि नहीं? यहाँ देखिए आप। स्नातक, स्नातक का मतलब क्या हुआ? बीटेक, बीसीए, बीकॉम जो भी है वो सब एलिजिबल है। वो सभी एलिजिबल हैं। अब किस विषय पे एलिजिबल है वो आगे पता चलेगा। स्नातक किसी भी विश्वविद्यालय से, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, यानी जो भी साथी ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ उन्होंने 2 वर्षीय अगर डिप्लोमा किया है, तो वो सभी छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के योग्य हैं। फिर हम बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका डीएलएड है, तो आप एलिजिबल है छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के लिए। अब किस विषय के बनेंगे, वो बाद में आएँगे, पहले इतना जान लीजिए। दूसरा, 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक किया हो, बहुत सारे साथी बीए के बाद एमए कर लेते हैं। यानी अगर आपका 50% अंक या बीए में हो, यानी स्नातक में हो, या 50% अगर आपका पीजी है, पीजी के साथ में अगर आपने बीएड किया है, पीजी प्लस बीएड है, तो भी आप छठी से 8वीं में शिक्षक बन सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं, यानी आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बीएड है, तो भी आप छठी से 8वीं में शिक्षक बन सकते हैं, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड है, तो भी आप एलिजिबल है छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के लिए। अब इसको देख लीजिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता द्वारा ये
तो उनके लिए है। समझ गए? आगे बढ़िए। वही बात है, 50% अंकों के साथ अगर जिसने इंटर किया है एवं 4 वर्षीय डीएलएड कोर्स किया है, 4 वर्षीय इंटर के बाद वाला एकीकृत कोर्स होता है, तो भी वो छठी से 8वीं में शिक्षक बन सकता है। 50% अंकों के साथ अगर इंटर किया एवं 4 वर्षीय कोर्स होता है ना, बीए या बीएससी एड या बीएड या मतलब इंटर के बाद 4 वर्षीय वाले जो भी है, वो सभी छठी से 8वीं में एलिजिबल है। अब आइए, जिनका भी इंटर 50% अंकों के साथ स्नातक हो, स्नातक में 50% अंक हो और 1 वर्षीय बीएड, कौन बीएड? 1 वर्ष वाला विशेष शिक्षा में, तो वो भी एलिजिबल हैं। अब आते हैं आगे, जो 55% अंकों के साथ एवं उसके समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड है। यानी जो भी साथी पीजी किए हैं उसके बाद 3 वर्षीय अगर आपका बीएड है, एमएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। छठी से 8वीं की बात अभी कर रहे हैं। 50% अंकों के साथ जिसने भी बीसीए किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वाले 50% अंकों के साथ बीसीए किए हैं तथा उसके बाद 2 वर्ष से अगर डिप्लोमा किए हैं आप, ठीक है? 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या बीएड हो या बीएड विशेष शिक्षा हो या न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमसीए या 3 वर्षीय, यानी जो भी हमारे बीसीए वाले भाई हैं, अगर बीसीए के बाद बीएड किए तो भी आप एलिजिबल हैं छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के लिए। किस विषय पे बनेंगे वो बाद में आएँगे, वीडियो लंबा होगा। या जिसने भी एमसीए किया है, इसके बाद 3 वर्षीय बीएड, एमएड किया है, वो भी एलिजिबल होंगे। अब देखिए हाँ, अब देखिए हाँ, अब कौन है भाई जो बोल रहे थे हमें कि बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं, यहाँ देख लीजिए। ये पॉइंट आपके लिए है, ये पॉइंट आपके लिए है। लाइन कटा हुआ है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड हो, यानी जो भी हमारे साथी बीटेक वाले हैं या बीई वाले हैं, बीई, वो सभी छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के योग्य हैं। छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के योग्य हैं। सुन रहे हैं ना आप सभी? बीटेक वाले एलिजिबल हैं आप। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जिसने भी बीएससी किया हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी किया हो या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इसके बाद अगर बीएड है तो वो भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और साथ में बीएड है, वो भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है छठी से 8वीं में। अब बीटेक वाले ये मत कहिएगा सर बीएड तो लिखा नहीं 2 साल या 3 साल, यहाँ सिंपल बीएड दिया है। अगर विशेष शिक्षा में देता तो आप छाँट दिए जाते। अगर आपका बीएड है तो आप एलिजिबल है, ठीक है? चलिए, या जो भी साथी बीटेक के बाद डीएलएड किए हुए 2 साल वाला, तो वो भी एलिजिबल है छठी से 8वीं में। चलिए, अब आते हैं भाषा के लिए। भाषा में कौन-कौन बनेंगे? यानी कहते हैं ना छठी से 8वीं में हिंदी के टीचर कौन बनेंगे? छठी से 8वीं में इंग्लिश के टीचर कौन बनेंगे? उर्दू के टीचर कौन बनेंगे? तो उनके लिए देख लीजिए। वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा या आनुषंगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। यानी भाषा जो भी बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं और उसके बाद आपने बीएड किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन में कहीं भी 3 साल नहीं, 1 साल भी अगर आपने हिंदी पढ़ लिया हो, तो आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं, छठी से 8वीं में। जो इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं छठी से 8वीं में, तो वो भी बन सकते हैं। समझ गए ना आप? चलिए, अब आते हैं किनके लिए भाई? अब आते हैं संस्कृत वाले के लिए, जो संस्कृत के शिक्षक छठी से 8वीं बनना चाहते हैं। यहाँ उनके लिए संस्कृत भाषा के शिक्षक यानी संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक है, वो उर्दू के। यानी संस्कृत के शिक्षक वही बनेंगे जो ग्रेजुएशन में यानी उनका ऑनर्स संस्कृत हो, संस्कृत से ऑनर्स किया हो या ग्रेजुएशन उनका शास्त्री हो, शास्त्री की उपाधि हो, तो भी वो छठी से 8वीं में संस्कृत के शिक्षक बनेंगे। लेकिन उर्दू के शिक्षक कौन बनेंगे छठी से 8वीं में? तो उनको मैं बता दूँ, जो आलिम की डिग्री लिए हों या स्नातक या उनकी स्नातक डिग्री यानी उनका ऑनर्स हाँ, या उनका ऑनर्स जो है उर्दू में हो। उर्दू वाले साथी ध्यान दीजिएगा, अगर छठी से 8वीं में उर्दू के शिक्षक बनना है, तो आपको आपके पास उर्दू से स्नातक हो या आलिम की डिग्री हो। दूसरी बात,
जो भी साथी संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं, या तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन उनका संस्कृत से हो, या या शास्त्री की उपाधि हो, तो ही संस्कृत के शिक्षक बनेंगे। और भाषा के शिक्षक कौन बनेंगे? हिंदी, इंग्लिश के या बांग्ला के? जिनका ग्रेजुएशन में कहीं भी 1 साल भी अगर भाषा पढ़ा है, तो आप भाषा के शिक्षक बन जाएँगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लाइन नहीं आया है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? वीडियो लंबा है लेकिन मज़ा आएगा। सारी जानकारी आपको मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। ये हम छठी से 8वीं की बात कर रहे हैं। ठीक, हम बोल दें छठी से 8वीं वालों की। अब चलिए सबसे अहम बिंदु कि छठी से 8वीं में एसएसटी के टीचर कौन बनेंगे? एसएसटी के टीचर कौन बनेंगे भाई? कॉमर्स वाले साथी, आपका प्रश्न बहुत रहता है, तो यहाँ देख लीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है? पढ़िए, हम नहीं बोल रहे हैं। छठी से 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले जो बीकॉम किए रहते हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक में पठित हो। पठित का मतलब पढ़े हो, यानी ग्रेजुएशन यानी छठी से 8वीं में एसएसटी का टीचर वही बनेगा जिसका 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। 2 विषय। मान लीजिए बहुत सारे साथी, ये नहीं बोला है कि स्नातक में या सब्सिडरी में, कहीं भी आप 2 विषय पढ़े हो स्नातक में। मान लीजिए कोई साथी इतिहास और भूगोल था ग्रेजुएशन में, 2 विषय मिल गया, तो आप छठी से 8वीं में सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर दीजिए आप। या किन्हीं का दर्शन शास्त्र है और साथ में अर्थशास्त्र है, 2 विषय मिल गया ना आपका। ध्यान से देखिएगा, कोई 2 विषय, तो आप बन जाएँगे। जो कॉमर्स वाले, बीकॉम वाले साथी हैं, आप बताइए आपका अर्थशास्त्र बीकॉम में तो रहता है, बहुत सारे साथी लिए रहते हैं। आपका अर्थशास्त्र भी मिल गया, इधर वाणिज्य कॉमर्स भी मिल गया, 2 विषय तो आपका मिल रहा है। तो बीकॉम के साथी भी छठी से 8वीं में एलिजिबल हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। इसको आप नोट कीजिए मेरे भाई, इतना विषय होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 विषय में से कोई 2 विषय अगर स्नातक में है, तो आप एलिजिबल हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़। ले लिया आपने? ले लिया ना? क्लास कैसा लग रहा है? ये बताइए। ठीक बोल रहे हैं, अभी तक बने होंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 17 पेज का नोटिफ़िकेशन है, आप फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। और आज मैं निकालूँगा, फिर भी मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा। अगर वाक़ई में वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अवश्य लाइक कीजिएगा। एक शिक्षक आपसे माँग कर रहा है। ये कोई मज़ाक नहीं है, या तो कोई पढ़ा-लिखा ही आपको बता पाएगा बढ़िया से। मैं अपने आप ये नहीं बोलता हूँ मैं पढ़ा-लिखा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। तो एसएसटी के लिए समझ गए? एसएसटी के लिए समझ गए? अब आते हैं अब आते हैं सर कि विज्ञान, क्योंकि छठी से 8वीं में मैथ और साइंस के टीचर कौन बनेंगे? मैथ और साइंस के टीचर कौन बनेंगे? तो यहाँ देखिएगा। अब देखिए, छठी से 8वीं में गणित एवं विज्ञान विषय का शिक्षक कौन बनेगा भाई? पहले तो मैंने बता दिया कौन-कौन बनेगा, लेकिन योग्यता के लिए क्या विषय होना चाहिए, वो देख लीजिए। छठी से 8वीं के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर, स्नातक में आपका सब हो गया, बीसीए हो या बीएससी हो या बीटेक हो या बीई हो। स्नातक स्तर पे गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, भौतिकी का मतलब फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान में दोनों ले लिया गया इसमें, वनस्पति भी और जंतु, बॉटनी और जूलॉजी दोनों ले लिया। आप बॉटनी पढ़े हो या बीएससी में या जूलॉजी, दोनों में से कोई एक तो भी चलेगा। में से कोई 2 विषय पठित हो, यानी गणित, सांख्यिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 5 विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे आप पढ़े हैं, ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, कहीं भी 2 विषय अगर मिल गया तो आप एलिजिबल है। बीटेक वाले साथी, आप बताइए, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है? बेसिक होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल रहा है, गणित भी है। M1, M2, M3 चूँकि मैं भी बीटेक का स्टूडेंट रहा हूँ, है ना? तो आपका मैथमेटिक्स भी मिल रहा है। यानी बीटेक या बीई क्या है? स्नातक कोर्स है। स्नातक कोर्स में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है। आपके तो 3-3 विषय मिल गए हैं, जो भी बीटेक वाले साथी हैं, इंजीनियरिंग वाले साथी हैं, तो इस बार एलिजिबल है। इसमें बाकायदा लिख दिया गया है।
ठीक है? चलिए, यही सब बातें हैं, मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर नोट में दे दिया गया, वही 18 महीना वाला डीएलएड उपाधि मान्य नहीं होगा। यानी ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड 18 महीना वाला अनावश्यक किया है, तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। बार-बार लिखा गया है। चलिए, ये सब छोड़ दीजिए आप, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं, किसके लिए भाई? अब किसके लिए बढ़े? यही सारी बातें हैं। अब हम 9वीं 10वीं के लिए ले लेते हैं। इसको भी ले लेते हैं 9वीं 10वीं। ये हो गया शारीरिक शिक्षक के लिए, जो भी फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं में, उनके लिए योग्यताएँ हैं, वो उसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है? कहिएगा तो इस पे अलग से वीडियो बना देंगे। और देखते हैं क्या है। अब चलिए इसको लेते हैं। कक्षा 9-10 या छठी से 10वीं तक एससी-एसटी विभाग में ये सब है। तो इसमें ये बोला गया है कि गणित के शिक्षक वो बनेंगे 9वीं 10वीं में, कौन बनेंगे भाई? स्नातक स्तर पे गणित, गणित के साथ आपका भौतिकी, यानी गणित तो कंपल्सरी है, गणित तो होना ही चाहिए। गणित के साथ में अगर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तो बीटेक वाले और बीई वाले साथी बिल्कुल एलिजिबल है 9वीं 10वीं में गणित के शिक्षक बनने के लिए। चूँकि बीटेक और बीई वाले, आपका ग्रेजुएशन में क्या आता है बीटेक में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही आता है। और इसके लिए बोला गया अथवा इंजीनियरिंग वाले तो ऐसे ही हैं, जो बीएससी करते हैं, तो गणित तो मान लीजिए गणित से ऑनर्स कर लिए, या कोई फिजिक्स से ऑनर्स करता है बीएससी में, तो बोला गया है गणित तो कंपल्सरी होना ही चाहिए। इसके साथ में भौतिकी, यानी भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय, यानी गणित ले गए, गणित का शिक्षक बनना है, तो इसके साथ में कोई 2 विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इसके साथ में 2 विषय और होना चाहिए। इन सभी में से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रसायन, सांख्यिकी, इस 4 में से 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 2 यहाँ होना ही चाहिए, और इधर गणित तो कंपल्सरी है। समझ गए ना आप? चलिए। और जो बीसीए वाले साथी हैं, उनके लिए भी शिक्षा विभाग की अधिसूचना, यहाँ भी लिखा है कि आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। जो भी साथी बीसीए किए हैं, वो सभी गणित के शिक्षक 9वीं 10वीं में बन सकते हैं। और तीसरा, विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से पठित हो, अथवा अब देखिए, विज्ञान के शिक्षक वो बनेंगे, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि 2 विषय होना चाहिए। बस आपका स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषयों में पठित हो, यानी ये सभी विषय आपका होना चाहिए। और जो इंजीनियरिंग के साथी हैं, जो इंजीनियरिंग के साथी हैं और जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन इंजीनियरिंग में कहीं तो है नहीं, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो इंजीनियरिंग वाले साथी तो एलिजिबल है ही नहीं। आगे देखिए, यही सारी बातें थी जो जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। भाषा वाला भी वही बात आप पढ़ लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए 9वीं 10वीं के लिए, ये 9वीं 10वीं में सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए आप। 9वीं 10वीं की बात हम कर रहे हैं, 9वीं 10वीं में कौन बनेंगे? सामाजिक विज्ञान, है ना? आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी इसको हम पढ़ के और बता देंगे। चलिए अब आते हैं सिंपल वे में, सिंपल शब्द में कहें, बहुत लंबा है, आप प्लीज़ नोटिफ़िकेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है? अब थोड़ा डॉक्यूमेंट पे हम बता देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं भी समझ रहा हूँ। और ये तो पता ही है, सिलेबस आपका वही है, सिलेबस आपका वही है ना? देखिए, लिखित परीक्षा होगा, यानी कैसा भाई? ऑप्शन वाला। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू वाले। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? ये 150 प्रश्न, अभी 1 टू 5, 1 टू 5 का वही है। आपको 150 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे दिए जाएँगे, कुल अंक 150 होंगे। भाग 1 में आपका 30 होगा, यानी इंग्लिश कंपल्सरी, बाद बाकी हिंदू, उर्दू, बांग्ला में से कोई बनाइए। और इधर भाग 2 में 120 नंबर का, तो आपके स्क्रीन पे है वही चीज़, सेम है, सेम।
सेम है आपका सिलेबस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सर। चलिए और कुछ। और ये न्यूनतम न्यूनतम इतना मार्क्स लाना है, वही बताया गया है। मेधा सूची आपको पता है कैसे बनेगा। एक चीज और बता दे, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? तो ये सब नहीं समझिएगा। डॉक्यूमेंट कहाँ गया? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। चलिए, आरक्षण का दावा करने का देख लीजिए आप। ये देखिए, किसको किसको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच में आते हैं, तो वहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर पे जो भी है उन्हीं को, यानी बिहार के बच्चे को ही मिलेगा। जो भी हमारे साथी एससी, एसटी में आते हैं, एससी एवं एसटी वाले जो भी साथी हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा और साथ में आवासीय। कहाँ वाला? ब्लॉक लेवल का, रेवेन्यू ऑफिसर वाला। 1 साल पुराना है, 1 साल पहले का, तो फिर नया बना लीजिएगा। अगर टीआरई 2 में डाले थे नया-नया बना के, तो भी चलेगा। अब देखिए, जो भी हमारे ईबीसी भाई, अब देखिए, जो भी पिछड़ा वर्ग बीसी 2 एवं ईबीसी के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी जिसकी बात मैं करता हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बना लीजिएगा। ये तब बनता है जब आपका आवासीय, जाति, आय, आवासीय, जाति, आय तीनों बन जाने के बाद आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपको होना चाहिए। ठीक है? देखिए, ये भी दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचलाधिकारी यानी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी रेवेन्यू ऑफिसर की मैंने बात की है। जो भी एससी एसटी के साथी हैं, वो भी वहीं से बना लेंगे, कोई दिक्कत। और सबसे अहम बिंदु यहाँ देखिए, जो भी विवाहित महिला है प्रश्न कर रही थी, उनको मैं बता दूं, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला जिनका शादीशुदा है, अदर स्टेट की महिला जो बिहार के बेटा से शादी की, बिहारी से शादी किए हैं, वो भी सुनिए आप। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पे आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। हमारे जो भी साथी, जो बिहार की बेटी है, 38 जिला में अब बिहार की बेटी है, आप अगर दिल्ली के लड़के से शादी कर ली या यूपी के लड़के से शादी कर ली, फिर भी आपको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण कैसे लेना है भाई? तो आप बिहार की बेटी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने मायके यानी मम्मी-पापा जहाँ के हैं, वहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट बनाने ला। आवासीय, जाति, आय जो भी डॉक्यूमेंट है, नाम आपका आवेदक आप रहेंगे, उसमें पता-वता सब आपके पिताजी का रहेगा। तो बिहार की बेटी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अदर स्टेट की जो भी महिला हैं, वो जनरल में ही काउंट होगी। चाहे आप बिहार के बेटा से शादी क्यों नहीं कर लिया आप, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आप अगर डॉक्यूमेंट कहाँ से दे पाएँगे? आपका मायके तो यूपी, बंगाल, यूपी दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया। अब बोल रहा है कि आप अपने पिता के एड्रेस से, तो पिता का एड्रेस तो यूपी का शो हो जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकती हैं, इतना जान लीजिए आप। ठीक है? चलिए। और एक चीज़ और, जब आप फॉर्म भरेंगे, उस समय के लिए आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के समय कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई अनरिजर्व्ड में आते हैं, अदर स्टेट की महिला हो या अदर स्टेट का भाई हो, वो अनरिजर्व्ड में ही आएँगे, तो जब भी वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने वक़्त कोड चुनना पड़ेगा, तो आप यूआर चुनना, यूआर का कोड 1 है, जो भी एससी एससी में आते हैं उनका कोड है 2, जो एसटी में आते हैं उनका कोड है 3, जो ईबीसी में आएँगे उनका कोड है 4, ठीक है? और जो बीसी में आते हैं यानी बीसी 2 में आते हैं, उनका कोड है 5, और जो ईडब्ल्यूएस के साथी है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर व इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, वो वहाँ पे कोड 6 चुनेंगे। ये कोड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा, ठीक है?
चलिए अब कुछ नहीं है, बात वही है, मैट्रिक, इंटर जो भी लगता है वो लगा लीजिएगा। चलिए आप सेशन को खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। फॉर्म भरने का शुल्क तो पता ही है, वहाँ अपने आप कट जाएगा। चलिए, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक बात और हम बोल दें, फिर हम बोलना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपका 10 से होगा। आज हो गया 8, 9, 10, 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा और 23 लास्ट डेट है, 23 लास्ट डेट है। फिर हम बोल रहे हैं, लेकिन विलंब शुल्क 25 तक आप कर सकते हैं, लेकिन 25 नहीं जाना है, 23 तक आपको कर लेना है, इतना आप जान लीजिए। अच्छे से फॉर्म भराइएगा। और एसटीईटी वाले कुछ का प्रश्न था कि सर एसटीईटी सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन ही मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ही वही वाला चढ़ा देना है। वहाँ पे आपका ऊपर में बीएससीबी यूनिक आईडी है, वो नंबर डालना है, समझ गए? और निर्गत तिथि के स्थान पे परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि डालना है। परीक्षा फल आपका कब प्रकाशन हुआ, वो तिथि यहाँ डालना है। ये भी देख लीजिए भाई, ये भी देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र और अंक पत्र में अंकित अंकित या तो आप अंक पत्र डाल दे, मार्कशीट अपलोड कर दे, या प्रमाण पत्र जो भी है में अंकित सीरियल नंबर ही डालना है। तो आपके पास जो भी हो, मार्कशीट हो तो मार्कशीट, नहीं तो आप प्रमाण पत्र। तो सीरियल नंबर क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर मार्कशीट में लिखा होता है, तो मार्कशीट अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देख लीजिए, अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने से उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा स्थिति ओवरएज हो जाएगी। चलिए, ये भी देख लीजिए क्या है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप बीपीएससी को मत भेजना कुछ भी। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है, तो वह हार्ड कॉपी आवेदन, ये सब नहीं करना है, ठीक है? अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक यानी मैट्रिक मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट सबक लीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यता में बीएड या डीएलएड का मार्कशीट, और प्रोविजनल है तो वही रखना, कोई बात नहीं है। और शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा नियोजित वाले दिए होंगे, तो उसका मार्कशीट ये सब रख लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो आप रजिस्ट्रेशन बढ़िया से कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। आप मैंने सब बताने का प्रयास आपको किया है। चलिए, अब आपका खत्म हो गया। और लास्ट में कहें तो ये आपका कल आया परीक्षा नियंत्रक 7/2 के निकला हुआ है, इस डेट में आपका आया। और मैंने अंतिम प्रयास के साथ आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। वीडियो बहुत लंबा था, खेद है, लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको हम बढ़िया से बताते हैं। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं? बाद बाकी आप प्रैक्टिस करते गए। सिंपल शब्द में कहें तो आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं। देखिए, अनावश्यक वाले अब इस पे ये देखिए, आप इस ये विभाग ही आपको बचा सकता है, और हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। एसटीईटी वाले साथी, फिर हम लास्ट में बोलेंगे, आप भी विभाग से बात कीजिए, तो ही कुछ होगा। और जो भी सत्र 2024 2022 से लेके 24 वाले साथी हैं, उनको भी सीधे शब्दों में कहा गया कि आप भी एलिजिबल नहीं हैं। एनआईओएस को तो हटा दिया गया, एसटीईटी को मौका नहीं दिया गया, और इनको भी मौका नहीं दिया गया। तो जो भी साथी छूट गए वो अगस्त में आप बने गए। अगस्त 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 में टीआरई 4 आएगा, ये साफ कह दिया गया है, ठीक है? तो आप सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट आप बना लीजिएगा। और लास्ट में एक बात और कह दें कि जो भी है, मैंने आवासीय की बात की, आवासीय जो भी बिहार के साथी हैं, आवासीय, जाति, कोई भी डॉक्यूमेंट, जाति मतलब हुआ जाति या आय प्रमाण पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ब्लॉक लेवल पे बना लीजिएगा, ब्लॉक स्तर पे बना लीजिएगा। रेवेन्यू ऑफिसर वाला, राजस्व अधिकारी वाला बना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? अब हम वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज कमेंट अवश्य कीजिएगा। अच्छा, अगर वीडियो अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।